अर्जुन देव ने कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं की। जी चौधरी, जो लुढ़क गया और अपने पैरों पर वापस आ गया, जब उसने यह दृश्य देखा तो गंभीर हो गया। तुम ब्लेड्समैन हो जिसने मेरे नौकर को मार डाला। अर्जुन देव के हाथ में कृपाण और उसकी आंखों में कृपाण का इरादा देखकर जी चौधरी ने तुरंत अपनी पहचान का अनुमान लगा लिया। अर्जुन देव ने शांति से कहा, यदि आपका नौकर वह मूर्ख था जो किंगयुन चोटी पर आया था, तो यह मैं हूं। उस स्थिति में आप अब मर सकते हैं। जी चौधरी ने ठंड से खर्राटे लिए और अपने पंख फैलाए अर्जुन देव पर हमला किया। जी चौधरी द्वारा अपने मांस के पंख खोलने के बाद उनकी आभा डरावनी रूप से मजबूत हो गई। जब उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन देव उन्हें ढूंढ सकते हैं, जब उन्होंने विंड विंग्स इवेजन का इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने इसका उपयोग करना बंद कर दिया। जी चौधरी ने आगे बढ़कर अर्जुन देव के साथ एक करीबी लड़ाई शुरू कर दी, अपने हाथों को सबसे डरावने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जी चौधरी के हाथ वास्तव में लूनर शैडो कृपाण से टकरा सकते थे, जिसमें एक मजबूत कृपाण इरादा था। इसके अलावा उसने बहुत तेजी से हमला किया, ऐसा लग रहा था कि एक चक्र में लगातार प्रकाश की चमक चल रही है। डांग, डांग, डांग। जी चौधरी की हथेलियां और अर्जुन देव की कृपाण तीव्र रूप से टकरा रही थी, जिससे मधुर धातु की आवाजें निकल रही थीं। चारों ओर स्थानिक आंसू दिखाई दिए, अंतरिक्ष ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी क्षण उखड़ जाएगा। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। दूसरे पक्ष की गति वास्तव में उससे तेज थी। यह पहली बार था जब अर्जुन देव उसी पीढ़ी के किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो उनसे तेज था। अपनी पीठ पर मांस के पंख खोलने के बाद जी चौधरी पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह थे। राक्षसी दुनिया के राजघराने के राक्षसों को एक बार गंभीर होने के बाद कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि जीत अर्जुन देव की मुट्ठी में रही। जैसे ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना किया, उनकी चालें अप्रत्याशित दिखाई दी। उन्होंने हमलों की निडर बारिश से शांति से निपटा, धीरे धीरे उन्हें सुलझाया। अर्जुन देव की आंखों में दो लपटें जलने लगीं, एक सोना और एक सफेद। यिन और यांग की लपटें दोनों ने अर्जुन देव की परिक्रमा करते हुए एक निराकार ऊर्जा को वहन किया। उसी समय उन्होंने अपनी लॉ एनर्जी को दो भागों में विभाजित किया, जिसे उन्होंने आग की लपटों में भेज दिया। उसके पैरों के नीचे एक ताइजी बल क्षेत्र बन गया। अर्जुन देव ने कुछ समय पहले ही इस रहस्यमय शक्ति क्षेत्र को समझ लिया था। संयोग से वह इस जी चौधरी पर इसका परीक्षण कर सकता था। जैसे ही उसके कदम आगे बढ़े, उसका पूरा शरीर तरल रूप से उलट गया। अर्जुन देव के दाहिने हाथ ने उनकी वृत्ति का अनुसरण किया, जिससे जी चौधरी के सभी हमलों को रोक दिया गया। जब अर्जुन देव ने ताइजी बल क्षेत्र और उनकी कृपाण तकनीकों को जोड़ा, तो परिणाम शुरू में उद्घाटन से भर गया, जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी ने पकड़ लिया, जिससे वह खूनी हो गया। परिणाम बहुत भयावह लग रहा था। हालांकि अर्जुन देव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आधे कदम का गोल्डन बॉडी प्राप्त करने के बाद वह इस सभी नुकसान को तब तक अनदेखा कर सकता था जब तक कि वह अपने दिल ऑफ ए एम्परर की रक्षा करता था, और चोट एक अंक होने जैसी कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, ठीक ठाक है। यह पहली बार है जब मैं उसी पीढ़ी में किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो मुझसे तेज है। अर्जुन देव हंसे, अपने दिल की खुशी को रोक नहीं पाए। अब वह महसूस कर सकता था कि उसकी कृपाण तकनीक और ताइजी दाओ सिंक्रनाइज होने लगे थे। जबकि ये प्रशंसा के शब्द थे, जी चौधरी के लिए वे एक बड़ा अपमान थे। उन्मत्त रूप से हमला करने के बाद जी चौधरी ने केवल बुरा नहीं का मूल्यांकन प्राप्त किया। जाहिर है अर्जुन देव इसे आसानी से संभाल रहे थे। मुझे विश्वास नहीं है कि आपका भौतिक शरीर धातु की तरह अटूट है। जी चौधरी के माथे पर निशान रोशनी से चमक उठी। फिर उनकी मूवमेंट तकनीक में काफी सुधार हुआ। उनकी आकृति आकाश को पहेली करने के लिए लग रही थी, क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव पर लगातार हमला किया था। अच्छा, आओ। अर्जुन देव का मन पूरी तरह से समझने की स्थिति में प्रवेश कर गया। अदृश्य ताइजी बल क्षेत्र के भीतर उसकी हरकतें और भी धीमी हो गईं। हालांकि अर्जुन देव की हर चाल इतनी धीमी थी कि वह दिखाई दे रही थी। याशिका और अन्य लोगों की नज़र में हर एक दर्जन से अधिक बात की छवियों में टूट गया। हर आफ्टर इमेज लंबे समय तक ऐसी बनी रही जैसे हर कोई जी चौधरी की चाल को रोक रहा हो। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही,
अर्जुन देव की आफ्टर इमेज एक दूसरे पर चढ़ गईं, जिससे हजारों दसियों हजार बाद की छवियां बन गईं। इस साथी के चारों ओर एक अदृश्य बल क्षेत्र है। मेरी हरकतें बहुत तेज लगती हैं, लेकिन वास्तव में बल क्षेत्र उन्हें काफी धीमा कर देता है। मुझे पहले इस बल क्षेत्र को तोड़ना होगा। जी चौधरी ने देखा कि अर्जुन देव जितना लंबा युद्ध चलता है, उतना ही मजबूत होता जा रहा है। शुरू में घावों से लथपथ होने के कारण अर्जुन देव अब अपने अधिकांश हमलों को पकड़ सकते थे। इसलिए जी चौधरी ने फैसला किया कि उन्हें उस बल क्षेत्र को जबरन तोड़ने की जरूरत है। पंखों वाली दानव उंगली तोड़ना। जी चौधरी 1 किलोमीटर पीछे चले गए और अर्जुन देव की ओर इशारा किया। बादलों पर एक तेज हवा चली और एक प्राचीन उंगली आकाश से अर्जुन देव की ओर उतरी। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि यह वास्तव में उंगली नहीं थी। इसके बजाय यह एक काफी संघनित, ठोस दिखने वाला बवंडर था जिसने एक विशाल उंगली का आकार ले लिया और आकाश को फाड़ दिया। जैसे ही यह जल्दी से नीचे उतरा, अंतरिक्ष को फाड़ दिया। यह उंगली कुनलुन दायरे की एक छोटी पूर्णता औसत दर्जे की ग्रेड गहन मार्शल तकनीक जितनी शक्तिशाली थी। यह और भी मजबूत हो सकता है। हुश! अर्जुन देव की स्तरित आफ्टर इमेज विलीन हो गई। जैसे ही उन्होंने किया, उसने लूनर शैडो कृपाण को आगे बढ़ाया और विशाल तूफान उंगली की नोक पर प्रहार किया। बैंग! अर्जुन देव का पूरा शरीर पीछे की ओर धकेल गया, फिर तेजी से नीचे की ओर चला गया। जी चौधरी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आमने सामने संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम मौत की तलाश कर रहे हो। हालांकि जी चौधरी के मुस्कुराते हुए भी वह यह जानकर चौंक गए कि अर्जुन देव की पीठ अभी भी जमीन से लगभग 70 सेंटीमीटर ऊपर थी और वास्तव में जमीन को नहीं छूती थी। उठो! अर्जुन देव ने ताइजी फोर्स फील्ड को चलाते हुए चिल्लाया। इस ऊर्जा ने धीरे धीरे उसे उठा लिया। कृपाण थोड़ा हिल गई और बवंडर की उंगली एक लंबे सांप की तरह लहराई। मुस्कुराते हुए उसने मन ही मन सोचा, कितना करीब! इस बवंडर ने मुझे लगभग अपंग कर दिया। सौभाग्य से मैं अंत तक टिकने में कामयाब रहा। दूसरों के लिए पहले के साधारण दृश्य में अर्जुन देव एक जीवन मृत्यु की परीक्षा से गुजरे थे। पंखों वाली दानव उंगली ने अर्जुन देव के ताइजी बल क्षेत्र को तोड़ दिया था। उस पल में इसने उसके सभी आंतरिक अंगों को हिला दिया, जिससे छोटे छोटे आंसू दिखाई देने लगे। जैसे ही अर्जुन देव को डरावनी महसूस हुई, बिखर गया ताइजी बल क्षेत्र स्वचालित रूप से सुधार हुआ, बिना उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता के। इसने उसके शरीर में बची हुई लौ एनर्जी को बाहर निकाला और फिर से घूमना शुरू कर दिया। विशाल लहराती उंगली ने तेज हवाओं को लात मारी, जिससे आकाश और जमीन भी हिल गई। लघु बवंडर दिखाई दिए, जो सैकड़ों, फिर हजारों में विभाजित हुए, पूरे आकाश को भर गए। जी चौधरी ने सदमे में कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरी पंखों वाली दानव उंगली उसके हाथों में एक खिलौने की तरह बन गई। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, खेल समाप्त हो गए हैं। इस अभ्यास सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ताइजी दांव से परिचय प्राप्त करने में कामयाब रहा। अर्जुन देव ने अभी अभी ताइजी दांव की नींव सीखी थी और अभी तक इस पंखों वाली दानव उंगली को तोड़ने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। हालांकि लड़ाई जारी रखने से उन्हें और अधिक सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने इसे लंबा खींचने में रुचि खो दी। ताइजी बल क्षेत्र को तितर बितर करने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आदिम ऊर्जा को प्रसारित किया। उसके शरीर से एक भारी सम्राट की शक्ति फैल गई। लूनर शैडो कृपाण ने प्रकाश छोड़ा। अर्जुन देव ने इसके साथ हैक किया, तुरंत काफी कमजोर विंग्ड डेमन फिंगर को आधा काट दिया। आदिम ऊर्जा, इससे जी चौधरी स्तब्ध रह गईं। उसके सामने जो हो रहा था उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। हवा में सभी कृपाण इरादा मेरे उपयोग के लिए उपलब्ध है। एक विचार के साथ 1 किलोमीटर के भीतर फैले सभी कृपाण इरादे कृपाण पर एकत्र हो गए। फिर अर्जुन देव ने छलांग लगाई और अपनी कृपाण से काट दिया। इसके अलावा सीए। जैसे ही कृपाण उतरा, अंतरिक्ष टोफू की तरह अलग हो गया। कृपाण के आने से पहले कृपाण द्वारा बनाए गए स्थानिक आंसू सबसे पहले जी चौधरी तक पहुंचे। इन लोगों ने तुरंत जी चौधरी को हवा में गिरा दिया, जिससे उसके कपड़े फटे हो गए।
उसने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की। एक कृपाण डोमेन जो पहले से ही सूक्ष्मता तक पहुंच चुका है। जी चौधरी में अब कोई लड़ाई की भावना नहीं थी। वह जल्दी से मुड़ा और भागा, केवल इस जगह को तुरंत छोड़ना चाहता था। अर्जुन देव ने अपने शरीर से सम्राट की शक्ति को बाहर निकाला। भले ही जी चौधरी ने पहले ही अपनी शाही वंशावली को सक्रिय कर दिया था, फिर भी अर्जुन देव ने उन्हें दबा दिया। इस दुनिया में एकमात्र चकाचौंध करने वाला प्रकाश अर्जुन देव था। अपनी प्राइमर्डियल एनर्जी का उपयोग करने के बाद गतिरोध तुरंत टूट गया। जब जी चौधरी भाग गए तो अर्जुन देव ने झट से अपनी कृपाण घुमाई। कई रहस्यमय घटनाएं सामने आईं, जो सारी महिमा को एक कृपाण हड़ताल में इकट्ठा कर रही थी। महिमा का क्षण, एक पेंटिंग के भीतर एक पेंटिंग। जी चौधरी को भारी दबाव महसूस हुआ। जब उसने अपना सिर पीछे घुमाया तो उसने एक भयावह दृश्य देखा। एक विशाल चलती पेंटिंग क्षेत्र को घेर रही थी और तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। पंखों वाली दानव उंगली। संघनित करें। जी चौधरी को अब अपनी ऊर्जा को खत्म करने की परवाह नहीं थी। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी ऊर्जा इस उंगली पर इकट्ठा करते हुए पंखों वाली दानव फिंगर को फिर से मार डाला। इसके अलावा सीए महिमा की पेंटिंग विस्फोटक रूप से बिखर गई। हालांकि इससे पहले कि जी चौधरी कोई खुशी महसूस कर पाते, उन्होंने एक और नई पेंटिंग देखी। चकनाचूर हो, जी चौधरी को इस बात का एहसास नहीं था कि वह पहले से ही एक पेंटिंग के भीतर थे। जब उन्होंने अर्जुन देव के चिल्लाने की आवाज सुनी तो अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया। जैसा कि वह पेंटिंग के भीतर था, उसके शरीर को हजारों टुकड़ों में फटने का दर्द हुआ। वह पीड़ा से चिल्लाया। जी चौधरी ने अपने गले में एक हार सक्रिय किया और एक सुरक्षात्मक प्रकाश ने उसे ढक लिया। यह पंखों वाले दानव के दानव सम्राट से सुरक्षा थी। यह कुछ ऐसा था जो जी चौधरी को एक संप्रभु मार्शल सम्राट से बचने की अनुमति दे सकता था। हालांकि अर्जुन देव का सामना करते समय उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन हर ऋण के लिए एक देनदार होता है। मैं निश्चित रूप से भविष्य में कुनलुन दायरे में आज की शिकायत का बदला चुकाऊंगा। जी चौधरी के चारों ओर सुरक्षात्मक प्रकाश देखकर अर्जुन देव ने अपनी कृपाण वापस ले ली और हमला करना बंद कर दिया। यह व्यक्ति पहली बार में आश्चर्यजनक रूप से तेज था। अब जब उसने एक रक्षात्मक गुप्त खजाना निकाला जो उसके तुरुप के पत्ते के रूप में काम करता था, तो पीछा करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार अर्जुन देव ने पहले ही याओ मनलान पर कब्जा कर लिया था। उन्हें इस मिशन के पीछे के सभी रहस्यों को उजागर करने में सक्षम नहीं होने का डर नहीं था। छोटे दोस्त, क्या मैं आपका महान नाम पूछ सकता हूं और आपका मालिक कौन सा वरिष्ठ है? स्काई डोम पैलेस के 3 जीवित बूढ़े लोगों ने चलने के बाद सम्मानपूर्वक पूछा। किसी मजबूत व्यक्ति के लिए सम्मान उम्र या पीढ़ी से प्रभावित नहीं था। यह इस दुनिया की परंपरा थी। अर्जुन देव ने कुछ भी गलत न पाकर सहर्ष उनका सम्मान स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, हर किसी को इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यह विनम्र अर्जुन देव है। मुझे मार्शल गॉड पैलेस का हिस्सा माना जा सकता है। थंडर सॉवरेन ने मुझे एजियो ड्रैगन किंग के रूप में सम्मानित किया है। एक राजा से सम्मानित किया गया? थंडर सॉवरेन द्वारा? इतनी कम उम्र में आपको पहले ही एक राजा से सम्मानित किया जा चुका है। इन 3 बूढ़ों ने लंबे समय से स्काई डोम दायरे को नहीं छोड़ा था। इसलिए इस खबर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उनके चेहरे अविश्वसनीय रूप से भर गए। पलक झपकते ही इस अर्जुन देव की स्थिति उनकी तुलना में बहुत ऊंची हो गई। एजियो ड्रैगन किंग को नमस्कार। तीनों बूढ़े जल्दी से झुक गए। यह मार्शल गॉड पैलेस का नियम था कि मार्शल सम्राट के अधीन लोगों को उन लोगों के अधीन होना पड़ता था जिन्हें राजा प्रदान किए जाते थे। इस समय याशिका और भांग से लबादा पहने बूढ़ा आदमी ऊपर चला गया। जब उन्होंने स्काई डोम पैलेस के 3 बूढ़ों को अर्जुन देव को प्रणाम करते देखा तो उस दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। अर्जुन देव ने हाथ लहराते हुए कहा, आप बहुत विनम्र हैं। स्काई डोम पैलेस को साफ करने से पहले आपको इस दानव लड़की से निपटना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्काई डोम हार्ट के आधे हिस्से का प्रबंधन करने वाले ओल्ड यून ने कहा, इस दानव लड़की ने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया।
हमें उससे ठीक से पूछताछ करनी होगी। अन्य दो बूढ़ों ने जमीन पर याओ मनलान को देखा और बेरहमी से उसे बाहर निकालने के लिए हथेली के प्रहार का इस्तेमाल किया। उसके बाद, आराम करने में असमर्थ, उन्होंने उसके शरीर में प्रतिबंध भी लगा दिए, जिससे वह अभी के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो गई। हम पहले जाएंगे और परिणाम से निपटेंगे। एज़्यो ड्रैगन किंग, आप अभी के लिए महल में आराम कैसे करें? यह पूरा करने के बाद, हम आएंगे और आपका मनोरंजन करेंगे, ओल्ड यून ने आमंत्रित किया। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। इस स्काई डोम इमोर्टल दायरे में कई जगहें थीं जिनमें उनकी रुचि थी। वह इन 3 बूढ़ों से उनके बारे में पूछ सकता था, इसलिए वह सहमत होने में संकोच नहीं करता था। बूढ़े यून ने मुस्कुराते हुए विदा ले ली। आप वास्तव में उत्कृष्ट हैं, मुझे इतने लंबे समय तक बरगलाते रहे। यह सोचने के लिए कि मैं पहले तुम्हारे लिए चिंतित था। क्या मुझे अब आपको एज़्यो ड्रैगन किंग के रूप में संबोधित करना चाहिए? तीनों बूढ़ों के जाने के बाद याशिका ने अर्जुन देव को चिढ़ाते हुए डांटा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अकेला ही काफी होगा। हालांकि, आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं और क्या कर सकता हूं? जब भांग के कपड़े पहने बूढ़े ने यह सुना, तो उसने शर्मिंदा भाव प्रकट किया। वह मुस्कुराया और कहा, मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। मैं इतने लंबे समय से बाहर नहीं आया हूं। यह दुनिया वास्तव में मान्यता से परे बदल गई है। यह सोचना कि राक्षसी दुनिया की शाही राक्षसी प्रतिभाएं इतनी भयानक रूप से मजबूत हैं। मैं पहले जा रहा हूं। आपकी चोटें कैसी हैं? याशिका ने अर्जुन देव के शरीर पर विभिन्न घावों की ओर इशारा करते हुए कहा। मजबूत राक्षसी क्यूई उनमें रुकी हुई थी, जिससे वे बहुत भयानक लग रहे थे। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, वे सिर्फ सही कट हैं, कोई समस्या नहीं। चलो पहले स्काई डोम पैलेस चलते हैं। याशिका ने सिर हिलाया और कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वे शायद बाद में आपके साथ इस स्थिति पर चर्चा करने का इरादा रखते हैं। चूंकि ये मार्शल गॉड पैलेस के आंतरिक मामले हैं, इसलिए मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। अर्जुन देव ने याद किया कि याशिका यिंग कबीले से ताल्लुक रखती थी। इसके अलावा, हालांकि यिंग कबीला कुनलुन क्षेत्र में बहुत मजबूत था, जिसके पास विशाल संचय था, लेकिन उनका प्रबंधन मार्शल गॉड पैलेस द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए, अर्जुन देव ने याशिका के रुकने की जिद नहीं की, उसे जाने दिया। स्काई डोम पैलेस का एक नौकर बाहर आया और अर्जुन देव को विश्राम करने के लिए आंतरिक महल के भीतर एक मंडप में ले गया। अर्जुन देव ने बाद में आने वाले खाली समय में अपना समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने लगातार अपने दिमाग में पहले की लड़ाई का अनुकरण किया। उस लड़ाई के परिणामस्वरूप खुशी और चिंता दोनों थी। खुशी की बात यह थी कि अर्जुन देव ने ताइजी डाओ की नींव तक अपना रास्ता खोज लिया। भविष्य में उनके पास एक और मजबूत कदम होगा। हालांकि, चिंता की बात यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि जी चौधरी राक्षसी दुनिया के राजघराने के बीच कहाँ खड़े थे। यदि जी चौधरी शिखर में से नहीं थे, तो राक्षसी दुनिया के राजघराने की राक्षसी प्रतिभाएं कुछ हद तक भयानक थीं। जी चौधरी ने अर्जुन देव पर 2 गहरी छाप छोड़ी। एक उसकी गति थी, वह वास्तव में अर्जुन देव की तुलना में तेजी से आगे बढ़े। दूसरा शाही वंश था। एक बार जब शाही वंश सक्रिय हो गया, तो उसकी ताकत में गुणात्मक परिवर्तन आया। यदि अर्जुन देव ने एक सम्राट के हृदय को संघनित नहीं किया होता और आदिशक्ति का विकास नहीं किया होता, तो पहले के युद्ध में इतनी आसान जीत असंभव होती। हालांकि, आदिम ऊर्जा के होने से अर्जुन देव बेजोड़ नहीं थे। अब जब दूसरों को इसके बारे में पता चल गया है, तो वे इससे निपटने के साधन खोजने में सक्षम होंगे। वह डीप एबिस डेमन रेस के खिलाफ अपना गार्ड नहीं छोड़ सका। 4 घंटे बाद, ओल्ड यून माफी मांगते हुए अंदर चला गया। क्षमा करें, हमने एज़्यो ड्रैगन किंग को इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। अर्जुन देव ने चाय का प्याला नीचे रखा और मुस्कुराया। मैं ऊब महसूस नहीं कर रहा था। ओल्ड यून, कृपया मुझे नुकसान की रिपोर्ट दें। क्षति रिपोर्ट के उल्लेख पर ओल्ड यून की अभिव्यक्ति उदास हो गई। 1000 मार्शल ऋषि, सभी मर गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। सौभाग्य से, स्काई डोम ड्रैगन फॉर्मेशन को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मार्शल गॉड पैलेस नए लोगों को भेजता है,
तो गठन सामान्य संचालन को फिर से शुरू कर सकता है। हालांकि बूढ़ा यूं यहां रुक गया। उत्सुक महसूस करते हुए अर्जुन देव ने संकेत दिया, हालांकि क्या? बूढ़े यून ने उदास होकर जारी रखा, हालांकि अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं। हालांकि राक्षसों ने एक मार्शल सम्राट को भेजकर समझौता नहीं तोड़ा। यह पहली बार है जब उन्होंने 10,000 वर्षों में स्काई डोम हार्ट के दूसरे आधे हिस्से को छीनने का प्रयास किया। इसका शायद मतलब है कि बड़ी अराजकता आ रही है। एक राक्षसी आपदा? बूढ़े यून ने अपना सिर हिलाया और समझाया, पिछले 10,000 वर्षों में राक्षसी आपदाएं पहले ही कई बार आ चुकी हैं। आमतौर पर कुनलुन क्षेत्र को हर 1,000 साल में एक बार राक्षसी आपदा का सामना करना पड़ता था। हालांकि उनमें से हर एक में हमारे स्काई डोम पैलेस पर कभी हमला नहीं किया गया था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी राक्षसी आपदा जो पहले ही होनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं हुई है। मेरा मानना है कि इसमें जानबूझकर देरी की जा रही है। एक बार ऐसा होने के बाद एक भारी क्लेश होगा। तब कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। अर्जुन देव का दिल डूब गया। भारी क्लेश। इस बूढ़े यून को मार्शल गॉड पैलेस का वरिष्ठ माना जा सकता है। उनके शब्द संभवतः सही थे। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अर्जुन देव ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। क्या ओल्ड यून इस स्काई डोम अमर क्षेत्र की अज्ञात निषिद्ध भूमि के बारे में जानता है? इस स्काई डोम अमर क्षेत्र में बहुत सारी निषिद्ध भूमि है। हालांकि एजियो ड्रैगन किंग के लिए उनमें से अधिकांश को कोई समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। बूढ़े यून ने कुछ देर सोचा और कहा, एजियो ड्रैगन किंग, क्या आप इस स्काई डोम अमर क्षेत्र का पता लगाने का इरादा रखते हैं? क्या इसमें कोई समस्या है? क्या इस पर कोई प्रतिबंध आदेश हो सकता है और मुझे उनका पता लगाने की अनुमति नहीं है? बूढ़े यून ने मुस्कुराते हुए कहा, एजियो ड्रैगन किंग गलत समझता है। यहां तक कि अगर इस स्काई डोम अमर क्षेत्र में खजाने हैं, तो वे कुछ अमर कला या जादू कौशल होंगे। कोई भी उनका उपयोग नहीं करता है या यहां तक कि उनकी परवाह भी नहीं करता है। यदि एजियो ड्रैगन किंग एक्सप्लोर करना चाहता है, तो मेरे पास यहां एक नक्शा है जो स्काई डोम इमोर्टल दायरे की सभी निषिद्ध भूमि को विस्तार से रिकॉर्ड करता है। उनकी स्पष्ट रेटिंग है मार्शल ऋषि स्तर, अर्ध सम्राट स्तर, हाफ स्टेप मार्शल एम्परर स्तर, मार्शल सम्राट स्तर और सॉवरेन मार्शल एम्परर स्तर। वे सब वहां हैं। यह सुनकर अर्जुन देव हैरान रह गए। यहां तक कि संप्रभु मार्शल सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि भी है। उसे इस बारे में पता नहीं था। पिछली बार जब वह स्काई डोम इमोर्टल दायरे में आया था, तो वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, केवल जगह का एक मोटा विचार प्राप्त करने में सक्षम था। वहां है, लेकिन केवल एक ही है। यदि एजियो ड्रैगन किंग को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो बेहतर है कि ऐसा न करें। अर्जुन देव को वह नक्शा मिला जो दूसरे पक्ष ने पेश किया था। उनकी आंखें गहरी दिलचस्पी से चमक रही थी। उनके दो छोटे जादू कौशल अब उनकी रुचि नहीं रखते थे। उसे मेजर मैजिक स्किल्स या यहां तक कि सुप्रीम मैजिक स्किल्स की भी जरूरत थी। मैजिक एनर्जी कोई समस्या नहीं थी। एक बार जब पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन 8वीं परत तक टूट गया, तो उसकी चेतना का समुद्र फिर से फैल जाएगा, जिससे उसे और भी अधिक जादुई ऊर्जा मिल जाएगी। ओल्ड यून, अगर मैं यहां कुछ और दिन रहूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? अर्जुन देव ने पूछा। बूढ़े यून ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं है। स्काई डोम पैलेस किसी भी समय एजियो ड्रैगन किंग का स्वागत करता है। आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव को मानचित्र पर सूचीबद्ध प्रतिबंधों को ठीक से समझने के साथ साथ ताइजी दाओ पर अपनी समझ को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। अब जब वह इस मुकाम पर पहुंच गया तो उसकी ताकत बढ़ाना बेहद मुश्किल हो गया। ताइजी दाओ की उपस्थिति ने उन्हें कुछ संभावनाएं देखने की अनुमति दी। यदि वह सफल होता है तो यह बहुत मददगार होगा। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। यह हवा और आग के उसके महान क्लेश के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए अर्जुन देव को जादू कौशल की आवश्यकता थी। उसे जादू कौशल की आवश्यकता थी जो उसे हवा और आग के अपने महान क्लेश को दूर करने में मदद कर सके। उसे सर्वोच्च जादू कौशल की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने नक्शा खोला और उसकी जांच की।
उन्होंने उन सभी निषिद्ध भूमि को नजरअंदाज कर दिया जो एक साधारण कारण से आधे कदम मार्शल सम्राट स्तर से नीचे थीं, चूंकि स्काई डोम पैलेस के बूढ़े लोग जो इस नक्शे को पकड़े हुए थे वे सभी आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे, इसलिए उन्होंने पहले इन स्थानों की खोज की होगी। ये जगहें बहुत पहले ही खाली हो चुकी होंगी। उनमें कुछ अच्छा कैसे बचा हो सकता है? अगर कुछ होता तो भी ज्यादा कुछ नहीं होता। कुल 10 अर्धचरण मार्शल सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि, 4 मार्शल सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि और एक संप्रभु मार्शल सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि थी। अभिमा, मुझे बाहर जाने और स्काउट करने में मदद करो। मुझे एक अच्छा मार्ग चुनने में मदद करें। अर्जुन देव के पास ज्यादा समय नहीं था। अभी उसे ताइजी दाओ को समझने की जरूरत थी। कृपाण डोमेन भी था जो कृपाण पर केंद्रित था। हर समय वह बचा सकता था कि वह इन पर खर्च कर सकता था। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से उड़ान भरी और नक्शा उठाया। वह मुस्कुराई और बोली, इसे मुझ पर छोड़ दो। इतना कहने के बाद वह उछलती हुई आत्मा की तरह चुपचाप उड़ गई। जैसे ही अर्जुन देव ने उसे जाते हुए देखा, उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। गहरे समुद्र में एक द्वीप पर जो राक्षसी दुनिया से जुड़ने वाले एक स्थानिक आंसू की ओर ले जाता है, चमन चौधरी अपनी पीठ पर तलवार लेकर पालथी मारकर बैठे थे। उसकी आंखें बंद थीं जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। होश। 15 मिनट बाद एक सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी में लिपटा एक पंखों वाला दानव आकाश में दिखाई दिया, जिसमें मांस के पंख फैले हुए थे। यह पंखों वाला दानव तेजी से आगे बढ़ा, उल्का से भी तेज। हवा इस व्यक्ति को बिल्कुल भी बाधित नहीं कर सकती थी। चमन चौधरी ने अपनी आंखें खोली और चिंतनशील भाव से कहा, फेल। जी चौधरी स्काई डोम हार्ट का शेष आधा हिस्सा प्राप्त नहीं कर सके, भले ही उन्होंने याओ मनलान के साथ काम किया हो। ऐसा लग रहा है कि वह वापस आ गया है। क्या संयोग है? हालांकि यह भी अच्छा है। अगर इस जी चौधरी ने इसे प्राप्त कर लिया तो मेरे लिए इसे पुनः प्राप्त करना बहुत अधिक समस्याग्रस्त होगा। चमन चौधरी ने मुस्कुराते हुए धीरे से खड़े हो गए। फिर वह एक घेरे में घूमता रहा। केवल एक व्यक्ति लौटा। इसका मतलब है कि याओ मनलान को पकड़ लिया गया था। यह एक बड़ा मामला है। मुझे आश्चर्य है कि निशा क्या करेगी। याओ मनलान को उसका शिष्य माना जा सकता है। यह दिलचस्प है। इस असफलता के बाद मार्शल गॉड पैलेस को और अधिक सतर्क रहना चाहिए। 18 दानव सम्राट कोई और व्यक्ति को चाल चलने के लिए नहीं भेजेंगे। हालांकि जल्द ही यहां बड़ी अराजकता होगी। इस तूफान की हवा और बारिश को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मुझे अपनी अंतिम तैयारी भी करनी चाहिए। 10,000 साल एक चक्र है। मैं वास्तव में आपके साथ अंतिम लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इतनी जल्दी मत मरो। यह जानने के बाद कि जी चौधरी स्काई डोम हार्ट प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए, चमन चौधरी अच्छे मूड में दिखाई दिए। उसकी आकृति चमक उठी और द्वीप से गायब हो गई। स्काई डोम इमोर्टल रियल में वापस, अभिमा की उन्नत स्काउटिंग के कारण अर्जुन देव ने 10 हाफ स्टेप मार्शल एम्पर लेवल निषिद्ध भूमि का पूरी तरह से पता लगाने के लिए केवल आधा महीना बिताया। कुछ कट्टर गहन जानवरों को मारने और कुछ गहन कोर प्राप्त करने के अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अर्जुन देव ने एक मामूली जादू कौशल भी नहीं देखा, एक प्रमुख जादू कौशल तो दूर की बात है। जहां तक और भी मजबूत सुप्रीम मैजिक स्किल की बात है, तो इसका सपना देखने की भी जरूरत नहीं थी। 10 असफलताओं के बाद उनके प्रयासों के लिए कुछ भी नहीं दिखाने के बाद अर्जुन देव का उत्साह गंभीर रूप से कम हो गया था। सबसे पहले वह प्रत्याशा से भरा हुआ था। किसने सोचा था कि ऐसा परिणाम होगा? जादू कौशल खोजना मुश्किल था। भले ही यह कभी स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड का निवास स्थान था, लेकिन कई मिलियन वर्ष पहले ही बीत चुके थे। किसी भी जादू कौशल को खोजना बहुत मुश्किल था। अभी भी 4 मार्शल सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि है। मुझे आशा है कि मैं वास्तव में खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अर्जुन देव ने नक्शे का अनुसरण किया और पहले मार्शल सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि पर पहुंचे। उसकी आंखों के सामने एक बर्फ जैसी ठंडी झील दिखाई दी। ठंडी क्यों प्रबल थी, लेकिन झील नहीं जमी। यह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लग रहा था। 1 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद
मैं इस फ्रॉस्ट वाटर लेक को और सहन नहीं कर सका। मुझ पर हमला नहीं किया गया, लेकिन मैं कोई जानकारी हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। अर्जुन देव ने कहा, इतना कम तापमान शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। यहां तक कि एक स्वर्ण सम्राट शरीर के साथ कोई भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। यह पहले से ही काफी अविश्वसनीय है कि आप 1 किलोमीटर की गहराई तक उतरने में कामयाब रहे। उस स्थिति में क्या आप और भी बदतर स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि आपके पास केवल आधा कदम वाला गोल्डन बॉडी है? इसलिए मैं इसमें अधिक से अधिक केवल आधे दिन के लिए रह सकता हूं। उसके बाद मुझे बाहर निकलना होगा। प्लॉप! अर्जुन देव ने झील में छलांग लगा दी। शुरुआती 100 मीटर के साथ कोई समस्या नहीं थी। 500 मीटर के बाद उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने की आवश्यकता थी। 1 किलोमीटर के बाद ठंडी क्यूई उसके शरीर में घुस गई। अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने के अलावा उसे ठंड क्यूई को खत्म करने के लिए अपना ध्यान विभाजित करना पड़ा। सौभाग्य से ठंड क्यूई मजबूत नहीं हुई। वह इसे तब तक सहन कर सकता था जब तक वह बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। अर्जुन देव 3 किलोमीटर तक डूब गए और अंत में नीचे पहुंच गए। जमीन बर्फ की एक मोटी और बेहद ठोस परत से ढकी हुई थी। जब उसने झील के तल में बर्फ की सतह पर दस्तक दी तो उसे उसमें कोई खाली जगह नहीं सुनाई दी। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। इस झील में क्रिस्टलीय और पारदर्शी बर्फ की मछलियां थीं। वे बड़े नहीं थे और बेहद वश में दिखते थे। उनमें से कई थे और वे उससे डरते नहीं थे, बिना किसी डर के उसके सिर के चारों ओर तैर रहे थे। यहां कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने बिना कुछ लिए यहां की यात्रा की है। अर्जुन देव खड़े हो गए, जिससे एक बुलबुला बन गया और पानी में गड़गड़ाहट हुई। ये मछलियां काफी अच्छी लगती हैं। शायद मैं कुछ पकड़ सकता हूं और उन्हें बारबेक्यू कर सकता हूं। वे निश्चित रूप से स्वादिष्ट स्वाद लेंगे। इसके अलावा वे इतने ठंडे वातावरण में जीवित रहने में सक्षम हैं। कुछ अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। अत्यधिक ठंड के अलावा अर्जुन देव को इस युद्ध सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि में कुछ खास नहीं मिला। रुचि खोने के बाद वह बर्फ की मछली को निशाना बनाने के लिए काफी ऊब गया था। अरे अरे, ये मछलियां बहुत प्यारी हैं। आप उन्हें खाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अंत में अर्जुन देव के सुझाव ने अभिमा की आपत्ति को भड़का दिया। अर्जुन देव ने सीधे अभिमा को नजरअंदाज कर दिया। मछली को बारबेक्यू करने के बाद छोटी अभिमा निश्चित रूप से उसे देखकर लार टपका रही होगी। उसका हाथ बहुत तेजी से आगे बढ़ा, एक बर्फ की मछली को पकड़ लिया जो तैर रही थी क्योंकि वह बाहर पहुंचा। अंत में उसका हाथ फिसल गया और मछली उसकी पकड़ से फिसल गई। यह सोचने के लिए कि मैं इसे पकड़ने में विफल रहा। हालांकि चूंकि मैं पहले से ही यहां हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से खाली हाथ नहीं लौट सकता। अर्जुन देव बहुत धैर्यवान थे। हालांकि अंत में वह कुछ और प्रयासों के बाद भी बर्फ की मछली को पकड़ने में विफल रहा। वे सब बाहर निकल गए। इसके अलावा इन बर्फ की मछलियों ने अभी भी कोई डर नहीं दिखाया, यहां तक कि अर्जुन देव पर हमला किया और उन पर थूक दिया। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। अर्जुन देव को थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने अपने दिल में कुछ हत्या के इरादे को उजागर किया, उसे झील में फैला दिया। होश! हालांकि जबकि हत्या के इरादे को उजागर करने में कुछ भी गलत नहीं हुआ, अर्जुन देव को अचानक कुछ डर महसूस हुआ। जैसे ही अर्जुन देव ने अपने वध के इरादे का खुलासा किया, पूरी झील अचानक शांत हो गई। हजारों बर्फ की मछलियों ने तैरना बंद कर दिया और चुपचाप उसे देखते हुए घूम गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कैसे देखता है, यह गठन कुछ अजीब लग रहा था। अभिमा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ है? ऐसा लगता है कि मेरी त्वचा में आग लग रही है, लेकिन बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। अर्जुन देव ने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और एक नजर डाली। उसने अपनी त्वचा पर ठंड की एक परत देखी। जब उसने इसे धक्का दिया तो एक बड़ा पैच गिर गया और उसकी हड्डियों का पता चला। इस दृश्य के कारण अर्जुन देव पीले पड़ गए और उनके बाल खड़े हो गए, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी। बर्फ की मछली ने उस पर जो थूक दिया
वह स्पष्ट रूप से बहुत उच्च श्रेणी की बर्फ की लपटें थीं। यहां तक कि उनका आधा कदम वाला गोल्डन बॉडी भी इसे संभाल नहीं सका। टू 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 एक ही समय में हजारों बर्फ की मछलियों ने अपना मुंह खोल दिया और एक जबरदस्त बैराज में अर्जुन देव पर थूक जैसी बर्फ की लपटें गोलियों की तरह निकल गईं। इस हमले ने उसे आधा डरा दिया। ऐसा कोई क्षण पहले कभी नहीं था जब वह इस तरह घबराया हो। उन्होंने अपनी मूवमेंट तकनीक को अपनी सीमा तक अंजाम दिया और जल्दी से तैर गए। सौभाग्य से बर्फ की मछली के समूह ने पीछा नहीं किया। जब उन्होंने अर्जुन देव को खदेड़ दिया तो झील के तल ने अपनी शांति वापस पा ली। अर्जुन देव बर्फ की लपटों से ढके पानी से बाहर निकल गए। उतरने के बाद उसने तुरंत अपनी दाहिनी आंख में सोलर ट्रू फ्लेम भेजी और अपने शरीर को इससे ढक लिया, जिससे उसकी त्वचा पर बर्फ की लपटों की परत खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर में सभी बर्फ की लपटों को खत्म करने के लिए अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग करके बहुत प्रयास किया। सौभाग्य से उन्हें यह जल्दी पता चल गया, बर्फ की लपटें अभी तक उसके मेरिडियन और आंतरिक अंगों में नहीं घुसी थीं। अन्यथा वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। अभिमा अर्जुन देव की दयनीय स्थिति पर बिना रुके हंसती थी, उसकी हंसी में जमीन पर गिर जाती थी। किसने तुम्हें इतना लालची होने के लिए कहा? मैंने तुमसे कहा था कि उन बर्फ की मछलियों को पहले से ही मत पकड़ो। अब क्या आप परिणाम समझते हैं? अर्जुन देव को शर्मिंदगी महसूस हुई। साधारण मछलियों के एक समूह ने उसका पीछा किया। वह वापस बहस करने के लिए बहुत शर्मिंदा था। हालांकि अब उन्हें इस फ्रॉस्ट वाटर लेक में और भी अधिक दिलचस्पी थी। उसने पहले कभी ऐसी बर्फ की मछली के बारे में नहीं सुना था जो आग उगल सके। इसके अलावा यह एक ऐसी रहस्यमय बर्फ की लौ थी। बर्फ की मछली के इस समूह के इस तरह के उत्परिवर्तन से गुजरने का वास्तव में क्या कारण था? अरे, आप अभी भी नीचे जाने का इरादा रखते हैं? यदि आप मछली नहीं खा सकते हैं तो क्या आप वास्तव में असंतुष्ट होंगे? अभिमा ने अर्जुन देव को फिर से पानी में प्रवेश करने की तैयारी करते देखा तो उसने जल्दी से रोक दिया। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, क्या मैं इतना पेटू हूं? इस फ्रॉस्ट वाटर लेक के साथ निश्चित रूप से कुछ अजीब है। क्या आपने कभी बर्फ की मछली को आग उगलने के बारे में सुना है? अगर कोई मौका है तो मुझे कुछ पकड़ना होगा। मेरी प्रवृत्ति मुझे बताती है कि ये बर्फ की मछलियां निश्चित रूप से मनोरम होंगी और कुछ अन्य चमत्कारिक उपयोग हो सकती है। हाँ, अंत में ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक पेटू हैं। कारण चाहे जो भी हो, अर्जुन देव फिर से पानी में प्रवेश कर गए। इस बार अपना सबक सीखने के बाद उसने अब अपने हत्या के इरादे को उजागर नहीं किया। कोमल बर्फ की मछली ने उसे नजरअंदाज कर दिया। या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मछली एक समूह के रूप में बहुत मजबूत थी और उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। अर्जुन देव झील के तल पर बर्फ की परत के चारों ओर घूमते रहे, जहां ठंडी क्यूई ने लगातार उन पर हमला किया। उसने शांति से बर्फ की मछली के स्कूल को देखा। जब कोई शांति से अंधेरे और शांत झील के तल को देखता है तो यह वास्तव में काफी सुंदर था। पानी के पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक प्रकाश के पतंगों को छोड़ दिया था। शांत और सुंदर मछली तैर रही थी। अगर अर्जुन देव चित्रकार होते तो इतने खूबसूरत सीन को कागज पर जमाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल जरूर करते। बर्फ की मछली के अलावा झील के तल पर कोई बड़ा जीव नहीं था। ये बर्फ की मछलियां विशाल झील के तल की पूर्ण अधिपति थीं। अंत में, चूंकि बर्फ की मछली के स्कूल द्वारा उन पर आग की लपटों को चलाने के बाद अर्जुन देव को भी एक दयनीय स्थिति में भागना पड़ा था, इसलिए कोई भी गहरा जानवर कैसे हो सकता है जो उनका विरोध करने की हिम्मत करेगा? कितना ठंडा है। आधा दिन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ नहीं मिला है। मुझे अब वापस ऊपर जाना है। अर्जुन देव बने रहना चाहते थे। हालांकि वह ठंड क्यूई के बारे में कुछ नहीं कर सकता था जो उस पर हमला कर रहा था, उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था और उसे घायल कर रहा था। इसलिए वह ज्यादा देर तक नहीं रह सका। हालांकि जैसे ही उसने तैरना शुरू किया, उसने देखा कि सभी मछलियां एक निश्चित दिशा में तेजी से तैर रही हैं। वे घबराहट में नहीं चल रहे थे, बल्कि उन्होंने एक सुखद आभा बिखेर दी। उन्हें भोजन के लिए चारा खोजने जाना चाहिए।
छप, अर्जुन देव ने झील से बाहर गोली मार दी। फिर उसने लापरवाही से अपने कपड़े सुखाए और क्रॉसलेग बैठ गया, जिससे उसके शरीर में ठंडी क्यूई को खत्म करना शुरू हो गया। आइए देखें कि वास्तव में यह ठंडी क्यूई क्या है और यह इतना अविश्वसनीय कैसे है। इस विचार के साथ अर्जुन देव ने अपने शरीर की सारी ठंडी क्यूई को अपनी हथेली पर स्थानांतरित कर दिया। फिर उसकी हथेली के ऊपर एक फीकी धुंध उभर आई। हालांकि जैसा कि उसके शरीर में सभी ठंडी क्यूई को बाहर निकाला गया था, उसकी हथेली के ऊपर की धुंध धीरे धीरे एकजुट हो गई, जिससे बर्फ की मछली के थूक के समान लौ बन गई। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं और वह गहरे विचार में प्रवेश कर गया। बर्फ की मछली में आग की लपटें निश्चित रूप से जन्मजात नहीं होती हैं। अंत में इसका इस झील से कुछ लेना देना है। तर्क की अपनी ट्रेन की पुष्टि करने के बाद उसने एक बार फिर पानी में प्रवेश किया और मछलियों का पीछा किया, यह देखने के लिए कि उन्होंने कहाँ खाया। उनकी चराई का मैदान पानी के पौधों का एक टुकड़ा था जो तारों जैसी रोशनी देता था। पानी के पौधों की शाखाओं और पत्तियों में एक ओस जैसे पदार्थ की बूंदें थीं जो ठंडी, शांत रोशनी से चमकती थीं। ये बूंदें बर्फ की मछली का भोजन थीं। जैसे ही बर्फ की मछलियों ने उन्हें खाया, चमचमाती रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। यह क्या है? अर्जुन देव आश्चर्य से चिल्लाया। अभिमा की आंखें चमक उठीं। कितना सुंदर! जल्दी से तैरना और देखो। अर्जुन देव के मन में ऐसी ही इच्छा महसूस हुई। हालांकि उन्होंने अभी भी अपनी तर्कसंगता बरकरार रखी। हमें और अधिक सावधान रहना चाहिए। यह जगह इतनी आसान नहीं हो सकती। आखिरकार इसे मार्शल सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सही। मुझे लगता है कि इस बार हमें शायद एक खजाना मिल गया है। छोटी अभिमा ने जोर से सिर हिलाया, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रत्याशा से भर गया। 10 अर्धचरण मार्शल सम्राट स्तर की निषिद्ध भूमि में कुछ भी प्राप्त नहीं करने के बाद दोनों बहुत निराश थे। अचानक खोज ने स्वाभाविक रूप से उन्हें उत्साहित कर दिया। बहुत देर तक देखने के बाद अर्जुन देव ने देखा कि जो भी बर्फ की मछलियां खाती थीं, वे आराम से और आराम से थीं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं थीं। उसने अपना मन बना लिया और चुपचाप तैर गया। हालांकि वह सतर्क रहा, अपनी पहरा जरा भी कम नहीं की। पानी के पौधों का पैच अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। अर्जुन देव उनमें से चींटी की तरह तुच्छ दिखाई दिए। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि पानी के पौधों की जड़ें बर्फ को छेदती नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, अविश्वसनीय रूप से जटिल तरीके से आपस में जुड़ी हुई थीं। हालांकि अभिमा ने उतनी चिंता नहीं दिखाई जितनी अर्जुन देव ने दिखाई। वह पहले ही बाहर आ चुकी थी और इन सभी ओस की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए जेड की बोतल का उपयोग कर रही थी, खुशी से खुद को व्यस्त रख रही थी। काश थोड़ा पीला पंख यहां होता। जैसे ही अर्जुन देव ने अभिमा की आकृति को देखा, वह यह सोचने में मदद नहीं कर सका। दुर्भाग्य से सौर दिव्य ज्योति जैसी ऐसी पौराणिक चीज बहुत पहले गायब हो गई थी। अभिमा, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद पूछा और धीरे से तैर गया। हे, मुझे नहीं पता, अभिमा ने अपना सिर पीछे किए बिना जवाब दिया। इन ठंडी रोशनी की ओस की बूंदों को इकट्ठा करना पहाड़ की ओस इकट्ठा करने से भी अधिक कठिन था, इसके लिए पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते भी नहीं हैं, और फिर भी आप इसे इकट्ठा करने के बारे में बहुत खुश हैं। निरा बेवकूफ! क्या आपने इन ओस की बूंदों के विशेष गुणों पर ध्यान नहीं दिया है? वे ठंडे, बेहद ठंडे होते हैं। यदि हम इन ओस की बूंदों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, तो वे किसी भी अन्य तरल की तुलना में अधिक उपयुक्त शमन तरल होंगे। शमन तरल! यह एक ऐसा कदम था जिसे किसी भी हथियार की फोर्जिंग को छोड़ नहीं सकती थी। जब अभिमा ने उसे याद दिलाया तभी उसे यह याद आया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अभिमा एक दिव्य हथियार बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री इकट्ठा कर रहा था। यह देखते हुए वह निश्चित रूप से अर्जुन देव से आगे इस बारे में सोचेंगी। इन ओस की बूंदों को शमन तरल के रूप में उपयोग करते समय दिव्य हथियार की गुणवत्ता में कम से कम 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। जब अभिमा ने ऐसा कहा,
तो अर्जुन देव की अभिव्यक्ति तुरंत प्रसन्न हो गई और वह संग्रह में उसके साथ शामिल हो गया। यह वास्तव में एक अप्रत्याशित फसल थी। हालांकि अर्जुन देव को कोई जादू कौशल नहीं मिला, लेकिन उन्हें जो रहस्यमय ओस का पानी मिला वह लूनर शैडो कृपाण के दिव्य हथियार रैंकिंग में शामिल होने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता है। हालांकि इस ओस को इकट्ठा करना समस्याग्रस्त था, लेकिन कोई भी कुछ अभ्यास के साथ इस प्रक्रिया का आदी हो जाएगा। अर्जुन देव के मन में एक विचार आया। उसने अपना कृपाण डोमेन फैलाया। तुरंत उसके 1 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र उसकी मुट्ठी में था। उसके नियंत्रण में छोटी ओस की बूंदें उसके हाथ में जेड बोतल की ओर बढ़ गईं और उसमें प्रवेश कर गईं जैसे कि अंदर गिरने वाली गोलियां। यह एक बहुत ही सरल और सीधा तरीका था। हालांकि अभिमा को यह पसंद नहीं आया। वह उन्हें बूंद बूंद करके इकट्ठा करना पसंद करती थी, जिससे उसे उपलब्धि की एक निश्चित भावना मिलती थी। जैसा कि दोनों खुशी खुशी काम कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कई बर्फ की मछलियां अभी तक पेट न भरने के बावजूद बची हैं। अर्जुन देव, हमें पहले से ही पर्याप्त ओस की बूंदें मिलनी चाहिए थीं, अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बोतल पकड़ी थी। अर्जुन देव ने जल संयंत्रों के असीम पैच पर नजर डाली। वह मुस्कुराया और बोला, कोई जल्दी नहीं है। यह एक महान खजाना है। हमने अभी तक इसका 10,000वां हिस्सा भी एकत्र नहीं किया है। सनसनाहट। हुश। बस इसी समय उनके नीचे के पानी के पौधे अचानक चले गए, मछली पकड़ने के जाल की तरह ऊपर आ गए। इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, उनके हाथ और पैर पानी के पौधों में उलझ गए, लगातार ऊपर खींचे जा रहे थे। अर्जुन देव के हाव भाव काफी बदल गए। उन्होंने मुक्त संघर्ष करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह अभिमान से चिल्लाया, जल्दी से वापस अंदर आओ। प्रकाश चमक उठा। अभिमा प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण में बदल गई और चंद्र छाया कृपाण में प्रवेश कर गई। अब अर्जुन देव ने आराम किया और शांति से अपनी वर्तमान स्थिति को देखा। कई हजार किलोमीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र को कवर करने वाले जल संयंत्र ऊपर की ओर बढ़ते जाल में बदल गए थे। तोड़ना। स्थिति अत्यावश्यक थी। अर्जुन देव ने कृपाण क्षेत्र में सभी कृपाण इरादे एकत्र किए। फिर उसने लूनर शैडो कृपाण को रिवर्स ग्रिप में पकड़ लिया और उसे अपनी बाईं ओर घुमाया। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए, जबकि पानी के पौधे सख्त नहीं थे, उनके पास अकल्पनीय लचीलापन था। लंबा समय बिताने के बाद अर्जुन देव जल संयंत्रों से मुक्त होने में कामयाब रहे। हालांकि वह अब पूरी तरह से घिरा हुआ था। पानी के पौधे एक दूसरे के ऊपर मोटी परत होते हैं। यदि वह चार्ज करना चाहता था तो उसे बाद में परत के माध्यम से तोड़ना होगा, लगातार उन्हें अलग करना होगा। आसपास पानी के पौधों से भरा हुआ था जिन पर ओस की बूंदें लटकी हुई थीं। जब वे ओस की बूंदें मिल गईं तो वे हल्की लपटें बन गईं। यह परेशानी भरा है। क्या मैं यहां मरने जा रहा हूं? अर्जुन देव ने कई बार कोशिश की। हालांकि उन्होंने पाया कि चाहे कुछ भी हो, वह एक सांस में सभी पानी के पौधों को तोड़ नहीं सकता था और एक उद्घाटन नहीं कर सकता था। जहां तक जगह को फाड़ने की बात है, इस ठंडे पानी में एक अजीब दमनकारी शक्ति लग रही थी, जो यहां की जगह को कुनलुन दायरे की तुलना में और भी अधिक स्थिर बना देती है। अर्जुन देव ने सोचा, मैं केवल उस चाल का उपयोग कर सकता हूं। वह कदम कृपाण डोमेन में सब कुछ कृपाण पर केंद्रित करना था। हालांकि अर्जुन देव इससे पहले एक बार भी सफल नहीं हुए थे। वह इस महत्वपूर्ण बिंदु पर इसका उपयोग करने के लिए आश्वस्त नहीं था। अर्जुन देव, घबराओ मत। ऊपर ऊपर एक निकास है। नाजुक क्षण में अर्जुन देव ने अभिमा की आवाज सुनी। यह सही था। पानी के पौधे बर्फ की परत से ऊपर की ओर उड़ रहे थे और बंद हो रहे थे। हालांकि जब तक वे पूरी तरह से बंद नहीं होते, तब तक ऊपर एक निकास होता था। समय के लिए दबाए जाने पर अर्जुन देव ने अपनी मूवमेंट तकनीक को सीमा तक अंजाम दिया। वह बैंगनी बिजली के अजगर में बदल गया और ऊपर उठ गया। पानी के संयंत्र पूरी तरह से बंद होने से ठीक पहले अर्जुन देव बाल बाल बच निकलने में कामयाब रहे। फिर वह बर्फ की परत पर भारी रूप से उतरा। लूनर शैडो कृपाण बर्फ में छुरा घोंप नहीं सका। घर्षण की कमी के कारण
कलाबाजी करने और रुकने से पहले वह 1 किलोमीटर पीछे खिसक गया। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण पकड़ ली और सीधे खड़े हो गए। भले ही वह थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन जिंदा भागने में कामयाब होने के बाद भी उसने आराम नहीं किया। इसके बजाय उसने सावधानी से सामने की ओर देखा। मूल रूप से बर्फ की परत को ढकने वाला पानी का पौधा गायब हो गया। इसके स्थान पर एक अत्यंत लंबा और विशाल जल संयंत्र था। पानी का पौधा 10 किलोमीटर से अधिक लंबा था। अज्ञात मोटाई की इसकी जड़ें बर्फ में गहराई से घुस गईं क्योंकि पौधा लंबा खड़ा था। जल संयंत्र की पूरी सतह एक अस्पष्ट उग्र प्रकाश के साथ बह रही थी। जब इन रहस्यमय ओस की बूंदों के अरबों संयुक्त हो गए, तो उन्होंने वास्तव में एक भयानक बर्फ की लौ का निर्माण किया। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि अर्जुन देव और अभिमा ने इतनी ओस की बूंदों को इकट्ठा करने के बाद भी लौ इकट्ठा करने का प्रबंधन क्यों नहीं किया। वे अभी भी संख्या में बहुत कम थे। यह लौ क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह लूनर ट्रू फ्लेम से भी अधिक मजबूत है? अभिमा की आंखों में एक अजीब सी नजर थी, वह उलझन में दिखाई दे रही थी। आग की लपटों को यिन और यांग में वर्गीकृत किया जा सकता है। यिन की लपटों में से लूनर ट्रू फ्लेम बिना किसी संदेह के शीर्ष पर थी। हालांकि मौलिक अराजकता के विभाजित होने और यिन और यांग के बीच अंतर उत्पन्न होने से पहले ब्रह्मांड में भी आग की लपटें होनी चाहिए। यह रहस्यमय लौ ब्रह्मांड की मौलिक अराजकता से एक लौ होनी चाहिए। इसकी रैंक लूनर ट्रू फ्लेम से कम नहीं होनी चाहिए। जहां तक इस लौ के नाम की बात है, अर्जुन देव को पता नहीं था। यह बहुत पहले की बात थी। इस सार्वभौमिक स्तर की कोई लपटें अब नहीं थीं। अर्जुन देव केवल कुछ बिखरे हुए जानकारी को जानते थे जो उन्होंने कुछ अत्यंत प्राचीन पुस्तकों में पढ़ी थी। उसने अपने पैरों की ओर देखा। उनका लूनर शैडो कृपाण बर्फ की मोटी परत को भी विभाजित नहीं कर सका। उसने अनुमान लगाया कि इस जगह पर एक लौ बीज है। यह एक लौ बीज था जिसे स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से अमर युग के दौरान ब्रह्मांड में पाया था। यह जल संयंत्र अमर युग की भी एक रहस्यमय वस्तु थी। यह सोचने के लिए कि यह वास्तव में इस बर्फ पर इतने बड़े पानी के पौधे में विकसित हो सकता है। बस इससे यह स्पष्ट था कि यह कितना असाधारण था। अच्छा। हालांकि मुझे कोई जादू कौशल नहीं मिला, लेकिन आज की फसल एक जादू कौशल खोजने से भी बेहतर है। अर्जुन देव की आंखों में उत्साह और अतुलनीय आनंद जल रहा था। हालांकि अब समस्या यह थी कि इससे कैसे निपटा जाए। पानी के पौधे या लौ के बीज के बावजूद जो कहीं छिपा हुआ था, न तो संभालना आसान था। अर्जुन देव, हमें क्या करना चाहिए? अभिमा ने कुछ असंतोष के साथ पूछा क्योंकि वह उड़ गई और रहस्यमय जल संयंत्र को देखा। एक अप्राप्य खजाने को देखना वास्तव में सहन करना कठिन था। जब अभिमा के प्रश्न का सामना करना पड़ा, तो अर्जुन देव के पास भी कोई विचार नहीं था। कोई हड़बड़ी नहीं है। हमें इसे धीरे धीरे लेना चाहिए। पानी का पौधा अपने आप खुल जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तो मैं कुछ सोचूंगा। अब ऊपर जाना बहुत खतरनाक है। कुछ सोचने के बाद अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को उस बर्फ पर फेंक दिया जहां पानी के पौधे की जड़ थी। यह थ्रो कैजुअल लग रहा था। हालांकि वास्तव में उन्होंने अपनी शेष आदिम ऊर्जा को कृपाण में इकट्ठा करके चलाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। अर्जुन देव की प्रत्याशा की निगाहों से पहले जैसे ही चंद्र छाया कृपाण हिली, उसने एक अद्वितीय रूप से तेज कृपाण का इरादा दिया और लगभग 5 सेंटीमीटर में छुरा घोंप दिया। चलो चले। अर्जुन देव केवल अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। अब जब वह सफल हो गया तो यह ठीक था। पानी को पूरी तरह से छोड़ने के बाद ही उसने वास्तव में आराम किया। जमीन पर गिरने के बाद अर्जुन देव वहीं लेट गए, आराम कर रहे थे। दोनों बार वह पानी में उतरा, वह आधी मौत से डर गया था। बस एक साधारण निषिद्ध भूमि ने उसे इतना सुखा दिया था। क्या सुंदर फूल की कली है। आधी जागृत अवस्था में अर्जुन देव ने अभिमा के कोमल रोने को सुना और जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। उन्होंने झील के केंद्र में लगभग 1 मिलीमीटर मोटी कई पारभासी सुनहरी शाखाएं दिखाई दी। शाखाओं की युक्तियों पर छोटी, उत्तम फूलों की कलियां थीं। फूलों की कलियां हल्की सफेद थीं और उनके डंठल बहुत पतले लग रहे थे। उनमें से हजारों बर्फ के टुकड़े की तरह दिख रहे थे, शुद्ध और सुंदर।
विशाल जल संयंत्र के झील से बाहर आने के बाद इसने वास्तव में ऐसा दृश्य प्रदर्शित किया। अर्जुन देव के दिमाग में एक विचार कौंध गया, जिससे उनकी सारी नींद दूर हो गई और वह उठ खड़े हो गए। हेवनली स्टार द्वीप पर वापस अर्जुन देव ने नकली बौद्ध संप्रदाय से निपटने के लिए कुछ बौद्ध सिद्धांत पढ़े थे, जिसका कितिगर्भ बोधिसत्व ने समर्थन किया था। यह फूल की कली बौद्ध धर्म के 3 पवित्र फूलों में से एक प्रतीत होती थी, उदुम्बर फूल। अन्य 2 ब्राह्मण बोधि फूल और असुर कमल का फूल थे। इन 3 बौद्ध पवित्र फूलों का क्या मतलब है और उनके पीछे विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों को एक तरफ रखते हुए उन सभी के कई चमत्कारी उपयोग थे। एक कहावत थी, कमल खेती के लिए अच्छा था और बोधि समझ और ज्ञान के लिए अच्छा था। जब अंजीर का फूल दिखाई देता था तो एक पवित्र राजा दिखाई देता था। नोट: उडुम्बरा एक प्रकार का अंजीर है। पहले 2 खंडों को समझना आसान था। कमल के फूल पर खेती करके कोई भी अपनी खेती बढ़ा सकता है। बोधि के नीचे बैठने से व्यक्ति की समझने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति कम प्रयास में अधिक हासिल कर सकता है। जब अंजीर का फूल दिखाई देता था तो तुरंत यवन होता था। एक पवित्र राजा निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरेगा। दूसरे शब्दों में, फूल के खिलने का अर्थ पुनर्जन्म था, जो एक और जीवन होने के बराबर था। यह पता चला है कि यह बर्फ के नीचे एक उदुम्बरा फूल का बीज है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बर्फ में प्रवेश कर सकता है और इतने विशाल क्षेत्र को भर सकता है। अर्जुन देव के हाव भाव इस समय अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गए। चाहे कुछ भी हो, उसे यह बीज प्राप्त करना था। यदि यह वास्तव में पुनर्जन्म का प्रभाव था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा और आग का उसका महान क्लेश कितना कठिन था, वह इसे साफ करने के लिए बहुत आश्वस्त होगा। हालांकि वह सब कुछ करने के बाद भी वह बर्फ में लगभग 5 सेंटीमीटर ही घुस गया। वह उदुम्बर फूल के बीज को खोदने में सक्षम नहीं होगा। कितना घृणित! सभी के साथ अर्जुन देव ने सोचा कि उनकी आक्रामक शक्ति पहले से ही काफी मजबूत थी और इस स्काई डोम दायरे में कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। अप्रत्याशित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में, जब उसके ठीक सामने एक खजाना था, वह केवल उसे देख सकता था। यह कुछ दिव्य था जो संभावित रूप से उसे हवा और आग के अपने महान क्लेश को दूर करने में मदद कर सकता था। यह किसी भी जादू कौशल, सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना या मार्शल तकनीक की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी था। क्या करें? क्या करें? क्या करें? अर्जुन देव उत्सुकता से चहलकदमी कर रहा था, अनजाने में हलकों में चल रहा था। उसकी अभिव्यक्ति तब तक मुड़ गई जब तक कि वह भयानक नहीं लग गई। क्या चल रहा है? अर्जुन देव अचानक ऐसा क्यों दिखता है कि वह फिर से राक्षस में बदल रहा है? अर्जुन देव के असरदार होने से अभिमा डरा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। फिर उसने पानी पर बर्फ के रंग की हजारों फूलों की कलियों को देखा। क्या यह इन फूलों की कलियों की वजह से है? हुश! अभिमा ने अपना हाथ लहराया और झील की सतह पर पतले सुनहरे डंठल पर कृपाण क्यूई का एक किनारा भेजा, उन सभी को काटना चाहती थी। ये हजारों डंठल इस कृपाण क्यूई से बचते हुए बह गए और पानी में प्रवेश कर गए। अर्जुन देव का मन चकरा उठा और वह अचानक जाग गया। उसकी अभिव्यक्ति वापस सामान्य हो गई क्योंकि उसने कुछ अचंभे में पूछा, मेरे साथ पहले क्या हुआ था? अभिमान का चेहरा खुशी से चमक उठा। अर्जुन देव, आप उन फूलों की कलियों से मोहित हो गए थे। आपकी अभिव्यक्ति बहुत डरावनी हो गई, जैसे आप एक राक्षस में बदल रहे हों। उदुम्बरा! अर्जुन देव चौंक गए। यह फूल सरल नहीं था। किंवदंती के अनुसार बौद्ध दुनिया में केवल महान गुण वाले लोग ही इसे वश में कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि यह सच था। वह लगभग अपने दांव के लिए गिर गया। हवा चली और उदुम्बर फूल एक बार फिर पानी की सतह पर दिखाई दिए। पहले की तरह वे गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों की तरह शुद्ध और सुंदर लग रहे थे। अर्जुन देव ने खुद को शांत किया और ध्यान से अपने मन की जांच की। उसने पाया कि उसकी मानसिक स्थिति उसे एहसास हुए बिना बदल गई थी। एक निर्धारण उबल गया था जो हर कीमत पर इस फूल को प्राप्त करने के लिए एक लापरवाह आवेग को प्रेरित कर रहा था। कुछ गड़बड़ है, अर्जुन देव ने तर्कसंगत रूप से विश्लेषण किया। किंवदंतियां तो बस किंवदंतियां थीं। उदुम्बर फूल पर पुनर्जन्म का प्रभाव था या नहीं, यह अप्रमाणित रहा।
मेरी मानसिक स्थिति को देखते हुए, भले ही मुझे लुभाया गया हो, मुझे इतना उतावला नहीं होना चाहिए था। दरअसल, इस फूल के बारे में कुछ अजीब है। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की रक्षा की। वह केवल लंबे समय के बाद उस लापरवाह आवेग को दबाने में कामयाब रहा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो फूलों की कलियां पहले ही गायब हो चुकी थीं। नीचे विशाल जल संयंत्र एक बार फिर फैल गया होगा। यह कौन सा फूल है? यह इतना डरावना कैसे हो सकता है? अभिमा ने गंभीरता से पूछा, उसके चेहरे पर सावधानी लिखी हुई थी। अर्जुन देव बुदबुदाया, जब अंजीर का फूल दिखाई देगा, तो तत्काल यवन होगा, एक निर्वाण पुनर्जन्म। यह उदुम्बर है, जो बुद्धों और अरहतों को भी लुभा सकता है। उस स्थिति में, क्या हमें अभी भी वापस नीचे जाना चाहिए? अर्जुन देव ने दृढ़ भाव दिखाया। उसने शांति से कहा, हाँ। हमें यह उदुम्बरा फूल बीज प्राप्त करना होगा। यहां तक कि अगर सफलता की केवल 10% संभावना है, तब भी हमें इसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। जब अंजीर का फूल दिखाई देगा, तो एक निर्वाण पुनर्जन्म होगा। इस तरह के आकर्षण के साथ कोई कैसे लुभा नहीं सकता है। भले ही अर्जुन देव जानते थे कि यह फूल इतना सरल नहीं है, फिर भी उन्हें लालच महसूस हुआ। हालांकि वह अब इस बारे में खुले विचारों वाला था। वह बस अपनी इच्छाओं का पालन करेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। वह जो कुछ भी भाग्य उसे लाता है, उससे संतुष्ट होगा और पागल होने की हद तक उससे मोहित नहीं होगा, जैसा कि वह पहले किया था। अर्जुन देव फिर से झील के तल पर जल संयंत्रों के विशाल पैच पर गए। उसने तुरंत लूनर शैडो कृपाण को देखा, जिसे उसने एक नज़र में बर्फ पर अटका दिया था। उसने अपने पैरों से धक्का दिया, झील के पानी में कुछ कलाबाजी की और लूनर शैडो कृपाण से पहले पहुंच गया। एक कठिन झटके के साथ उसने लूनर शैडो कृपाण को बाहर निकाला और उसे उसके म्यान में लौटा दिया। फिर वह धीरे से झुक गया। अर्जुन देव ने किनारों पर जल पौधों का अवलोकन किया। वे सभी बर्फ की परत से ऊपर उग आए। केवल केंद्र में जड़ें बर्फ में गहराई तक प्रवेश करती हैं, हठपूर्वक बढ़ती हैं। विशाल जल संयंत्र को देखने के बाद वह जानता था कि पानी के पौधों का यह पूरा पैच वास्तव में एक पानी का पौधा फैला हुआ था। उदुम्बरा फूल रहस्यमय बर्फ की लौ पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। यह बहुत संभव था कि अर्जुन देव ने जिस ज्वाला बीज की तलाश की थी, वह उदुम्बर फूल के बीज के नीचे था। जब तक वह उदुम्बर फूल का बीज प्राप्त करता है, तब तक वह रहस्यमय बर्फ की आग का लौ बीज प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिससे एक पत्थर से 2 पक्षी मारे जाएंगे। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और पानी के पौधे के निचले हिस्से को पकड़ लिया। फिर उसने धीरे से खींचा, यह नहीं हिला। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, लेकिन वह अभी भी नहीं हिली। उसने जाने दिया और उठ खड़ा हुआ। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने अपनी आदिम ऊर्जा को चलाया, झील के पानी को 1 किलोमीटर के भीतर एक तरफ धकेल दिया ताकि एक ऐसा क्षेत्र बनाया जा सके जो भूमि से अलग नहीं था। फिर उसने एक फॉर्मेशन प्लेट निकाली और आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन को तराशना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन ने 1 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को घेर लिया। गठन के सक्रियण के साथ प्रकाश की एक सुनहरी अंगूठी दिखाई दी। अब अर्जुन देव को पानी को दूर धकेलने के लिए अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। छोटा आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन ऐसा करेगा।